नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम तो यह मैंने साझा करना आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में ये जो भारतीय अवाम ताकत दल द्वारा भारतीयता के माहौल के लिए जो कोशिश की जा रही है और उसकी मुहिम जो चलाई जा रही है और इसमें हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है इसमें शरीक हो रही है, ये बहुत हर्ष का विषय है और इसके महत्व को वो धीरे धीरे अनुभव कर रही है, उसका एहसास उसे हो रहा है। अब अभी भी जो मैंने सुनने में आ रहा है कि अभी हमारे जो बौद्धिक वर्ग है जो हमारे बौद्धिक वर्ग कहा जाने वाला हमारा भारतीय भाई बहन है, सवर्ण कहे जाने वाला हमारा भारतीय भाई बहन है, हमारा व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाला जो हमारा भारतीय भाई बहन है, शहर में रहने वाले जो शहरी वर्ग कहे जाने वाला हमारे भारतीय भाई बहन हैं, हमारे यादव और ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं। इनमें वो इस भारतीयता के माहौल में शरीक होने की जो गति होनी चाहिए, अपेक्षित है, वो उतनी नहीं अभी हो पा रही है। तो ये जो जड़ता है, जड़ता में कुछ और भी विचार होगी, एक मानसिक कुंठा भी होगी और खास करके हमारे देश में बौद्धिक विकास बहुत हुआ है, लोग समझदार भी बहुत हो गए हैं, लेकिन बौद्धिक विकास और समझदारी और तकनीकी बारीकियों की जानकारी वो एक जगह पर है, लेकिन देश और समाज के प्रति संवेदनशीलता, देशभक्ति और मूल परस्ती का जज्बा भी उतना आवश्यक है। लेकिन शायद ये एक आशंका है जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद की भी आशंका थी, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी आशंका थी। वो आशंका आज भी वो बरकरार है इन तबकों के लिए कि जब भी देश हित की बात की जाती है तो इनमें प्रभाव सबसे कम होता है जो अभी इन तबकों का नाम लिया गया है। भारतीय अवाम ताकत दल को चूंकि अभी उतना साधन नहीं हो पाया है, साधन के लिए संघर्ष चल रहा है, लेकिन इन तबकों से मुखातिब होकर पूछेगा और ये सवाल जो है उनका जवाब उनको देना पड़ेगा कि जिस
भारतीय एकता के लिए, भारतीय माहौल के लिए और भारत राष्ट्र के लिए हमारे उन तबकों में जो उत्साह दिख रहा है, जिनको अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान स्तर ऊंचा करने का अवसर नहीं मिला है, वो अपने एक स्वाभाविक एक आत्मीय प्रकाश से ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं भाई, एकता बहुत जरूरी है। और इन तबकों में उतना असर जो नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे साहब, वो वोट देने वाले तो वही हैं, यदि उतना आपके साथ आ जाते हैं तब भी आप चुनाव में जीत जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता दल का कोई चुनावी जीत लेने का कोई इस तरह की का कोई रणनीति या मंशा नहीं है। बार बार हमारी आवाम को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को यकीन हो या न हो, यह सोचने का उनका पूरा अधिकार है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता दल का प्रश्न है, वो पूरे यकीन के साथ ये कहना चाहता है कि भारतीय जनता दल को वोट बटोरने की, वोट लेने की उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। कि उस बात से चिंतित है कि हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है, अपने ही कर्तव्यों से, जबकि सारा समाधान उसी के हाथ में है, अपने ही कर्तव्यों से वो ये इस कष्ट को क्यों झेल रही है और अपने इस मुल्क को क्यों झेलवा पा रही है। मुख्य चिंता भारतीय जनता दल को यही है कि सारा समाधान हमारी आवाम के हाथों में है। वो अपने भी कष्ट को दूर कर सकती है और हमारा जो देश है, जो मुल्क है, उसको भी जो कष्ट मिल रहा है, उन दोनों का समाधान हमारे आवाम के हाथों में, जो मताधिकार का जो अमोघ अस्त्र है, उसी में है। ये होने के बाद भी वो अपने भी कष्ट झेल रही है और देश भी झेल रहा है। तो भारतीय जनता दल को चिंता बस इसी बात की है। कारण कि ये जो कष्ट देने वाली जो तंजीमें हैं, समाज में विघटन पैदा करने वाली जो तंजीमें हैं, विखंडनकारी जो ताकतें हैं, वो राजनीतिक दलों और वो राजनीतिक दलों के वेश में हैं। तो समाज में वही जो बिखराव है, जातिवाद का, सांप्रदायिकता का या समुदायवाद का, भाषावाद का और भाषागत जो प्रांत बने हैं, तो उस प्रांतवाद का और क्षेत्रवाद, समूहवाद और भी कई वाद हैं, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद। तो इसके कारण जो है, हमारे जो समाज में इस तरह से भेद विभेद है, तनाव भी पैदा किया जाता है, नफरत भी फैलाई जाती है, यहाँ तक कि हिंसाएं भी होती हैं। तो इसी पर वो राजनीतिक दल जो है, या इसको और खराब करके अपने चुनावी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता दल के लिए यही वो मुख्य चिंता का विषय है। उसके लिए जो उसने उपाय सोचा है, यह सोच को काफी बल मिला। जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि महान देशभक्त, महान क्रांतिकारी और अमर शहीद, जिन्होंने प्राण सहित अपना सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर हमको, आपको, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए
सब कुछ भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते प्राण दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा। तो उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा से जो इसका उपाय जो भारतीय जनता दल ने सोच रखा है और उसी को लागू करने के लिए ये कम से कम जो है YouTube के माध्यम से भारतीयता का संदेश और भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव सब कुछ स्थापित करने की कोशिश में ये लगा हुआ है। हमारी जो भारतीय आवाम है, हमारा जो भारतीय समाज है, उसमें कुछ संचार तो हुआ है। हमारा बस यही कहना है कि वो संचार जिस गति से है वो अपेक्षित नहीं है। ये संचार ये पूरी एक वेव, लहर के रूप में होनी चाहिए। सारी बातों को भुला करके और खास करके इस गंभीरता को देखते हुए कि सारी ताकतें जो है वो भले कुछ बोले लेकिन उनका मंसूबा इस समाज को बांटने का है। और इस तरह की पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जिनको महज 23 वर्ष की उम्र में फांसी हुई थी, उन्होंने इस समस्या को, इस बीमारी को, और ये बहुत बड़ा रोग है, इसको पहचान लिया था। और उन्होंने बताया था कि ये जो मैंने जिन काले अंग्रेजों के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं, अपने प्राण दे रहे हैं, फांसी के फंदे को चूम रहे हैं, उनको तो अपनी कुर्बानी देकर के भगा देंगे। लेकिन उनसे जो शिक्षा दीक्षा लिए हुए इस देश के जो काले अंग्रेज हैं, उन सफेद अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। तो इनको भी भारत की पावन धरती से समाप्त करना बहुत जरूरी है। तो यही एहसास ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से वो कराना चाहता है। एहसास हो रहा है, लेकिन कुछ तबके ऐसे लग रहे हैं, हालांकि इस YouTube के वीडियो को काफी तबकों में देखा भी जा रहा है, लेकिन उनको सहर्ष इसमें आना चाहिए। इसलिए कि जितनी परिचर्चाएं दिखती हैं टीवी चैनलों पर, जितना ये पत्रकार और एंकर जा करके वो माने माहौल क्या है और भी चीजें जानने के लिए बात करते हैं, उनमें इनका अभाव दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसकी जो है साइलेंट मेजॉरिटी है। हमारा मतलब है कि साइलेंट मेजॉरिटी के अलावा इसमें बेहिचक शामिल होने की आवश्यकता है। इसमें संकोच वो किस बात का। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, और देखिए स्थिति कितनी गंभीर है। ये जो राजनीतिक दल हैं वो इतने बेकाबू हैं कि न तो वो चुनाव आयोग के काबू में आ सकते हैं, न अब तक आए हैं, न तो वो किसी संस्था या जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय गण हैं, हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, इनके द्वारा भी कोई इनकी जो खुराफात करने की जो प्रवृत्ति है, रंज मात्र भी दंड करने की यानी वो शक्ति रही नहीं न्यायपालिका और जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय गण में। तो बची खुची जो माने आशा है वो अपनी भारतीय अवाम से है। और भारतीय अवाम में वो ताकत है जो कि न तो सुप्रीम कोर्ट में है, न तो हाई कोर्ट में है, न किसी संस्था में है, जो इनको सबक सिखा सकती है। लेकिन वहां भी अवसाद इस बात का है कि इन सबों ने इतना झूठ और अफवाह फैला रखा है, और इतनी वो झूठ और अफवाह की वो शिकार हो चुकी है, और इतना मिस इन्फॉर्म्ड है कि अच्छी बात
देशभक्ति की बात, मुल्क परस्ती की बात, ये बिल्कुल वो असर नहीं कर रही है। भारतीय अवाम ताकत इन बातों से रंज मात्र भी वो निराश नहीं है, लेकिन समस्या का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक होता है। तो दूसरी ओर ये राजनीतिक पार्टियां, मीडिया, बौद्धिक वर्ग जो है बस इसी जुगत में लगा हुआ है कि किस तरह से ये जो भारतीय एकता का जो मुहिम है इसको रोका जाए और इसको कुचला जाए और इसको समाप्त किया जाए। इस तरह की बातें, इस तरह का मंथन जो है राजनीतिक पार्टियों में चल रहा है, ये भारतीय अवाम ताकत दल को खबर है। और जाहिर सी बात है कि जिसमें हमारे अवाम में भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि आ जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तो फिर इनकी जो दुकानें हैं जो कि भेद विभेद, विघटन, नफरत के आधार पर ही माने इसी तरह के माल जो है इनके दुकानों में मिलता है, तो इन दुकानों का क्या होगा? ये जो पार्टियां हैं इनकी दुकानों में भेद विभेद मिलेगा, विखंडन मिलेगा, विघटन मिलेगा, नफरत मिलेगी। यही सब जो इनकी दुकानों में मिलता है। दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दिखावे के लिए ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। और एक बात और, ये अब इनके झूठ और अफवाह बोलने की आदत और माने इतना माने व्यापक है और इतना माने वो इसमें वो सिद्धार्थ हो गए हैं और उनको शायद इस बात का यकीन है कि किसी झूठ को 100 बार बोलो तो वो सत्य की तरह वो दिखने लगता है। तो झूठ और अफवाह का बाजार भी बहुत गर्म है। इसलिए जो झूठ और अफवाह का बाजार गर्म होने से होता क्या है कि हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है उसकी जो विवेकशीलता है, उसको जो परीक्षण करने की जो क्षमता है कि ये समझ सकते कि वो ये समझ सके कि कौन उसका या भारतीय समाज का या इस मुल्क का हितैषी है और कौन दुश्मन है, यह वो विवेकशीलता और परीक्षण करने की क्षमता या मूल्यांकन करने की पद्धति, इवैल्यूएट करने की पद्धति, इसमें बहुत बड़ी कमी आ जाती है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा जो है, एक जो प्रचलन है अंधभक्ति का। अंधभक्ति माने इतना नुकसान करती है कि वो देश हित, देश से ऊपर जो है वो इन लोगों को मानने लगती है। जैसे कुछ मोदी के भक्त होंगे। अब मोदी के भक्त जो है, श्री मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो भक्ति इस कदर होती है कि देश के ऊपर और देश हित के ऊपर जो है वो अंधभक्ति चलती है। उसी प्रकार जो राहुल है, इसके भी वो अंधभक्त होंगे। और वो अंधभक्त जो है देश हित और देश के ऊपर मानते हैं सब। उसी प्रकार वो अखिलेश के भी अंधभक्त होंगे, ममता बनर्जी के भी अंधभक्त होंगे और भी अंधभक्त हैं। तो इन जो ये अंधभक्तों का जो ये कुनबा है, और कुछ जो हमारे पांथिक धर्मगुरु हैं वो भी कुछ जनता के विवेक पर वो राज करते हैं। काफी पंडित जी लोग होंगे और वो जो प्रवचन देते हैं
वो फंसाए हुए हैं लोगों की लोगों फंसाए हुए लोगों की विवेकशीलता को। काफ़ी मुल्ला और मौलवी हैं, वो भी हमारे भारतीय समाज के काफ़ी लोगों की विवेकशीलता को जकड़े हुए हैं। और उसी प्रकार जो है वो माने ईसाई पंथ में भी होंगे, पादरी भी होंगे, जो कि काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहनों की विवेकशीलता पर वो अधिकार जमाते होंगे। और सिख पंथ में भी ऐसे होंगे जो कि सब बातों को छोड़ करके उनकी जो डिस्क्रेशनरी कैपेबिलिटी है, जो उनकी विवेकशील की जो विवेकशीलता की जो क्षमता है उस पर अधिकार किए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे आदरणीय भारतीय मतदाता गण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी में जकड़ा हुआ है। तो इसको भी बाहर निकालने की जरूरत है। मन अंधभक्ति और जो है जो पांथिक जो ठेकेदार हैं वो जो है हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों की विवेकशीलता को वो उन्होंने हर लिया है, छीन लिया है। वो जहाँ कहते हैं कि वो वहीं पर वो वोट दिलवाते हैं। इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टियां इन कट्टरपंथी धर्म गुरुओं से भी कहलवाती हैं और उनका इस्तेमाल करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा और ये सब लोकतंत्र ये सब लोकतंत्र के शत्रु हैं। अंधभक्ति, फैन और पांथिक वो यानी धर्म गुरुओं का इस तरह से प्रभावित करना। पहले फतवे जो है वो जारी हुआ करते थे और आज भी जारी होते हैं कि सारे मुसलमान इसको उड़ते हैं, और वो सिख पंथ में भी होता है और कहीं कहीं सरेआम होता है, कहेंगे वो अंदर खाने। इसलिए भारतीय अवाम की ताकत का क्षरण होता है। इस तरह की सारी प्रवृत्तियों को जाना होगा। शेष बचे हमारे भारतीय भाई बहन, तो उनको बांटने के लिए ये राजनीतिक दल हैं। और सबसे मैंने जो कष्टकारी इसमें बात यह है कि ये सिर्फ चुनाव के समय में लुभाने वाली बात मैंने वोटर को लुभा करके उनको ललचा करके और फंसाने वाली बात। तो इनके विषय में भारतीय जनता दल ने वो इसको बताया है कि इनको बस यूं मान लीजिए कि ये चुनावी बहेलिया। तो बहेलिया के विषय में भी आप लोग जानते हो कि बहेलिया जो है वो पक्षियों को अपने जाल में फंसाने के लिए वो दाने फेंकता है, और फिर जो है वो दाने फेंक करके वो पक्षियों को अपने जाल में फंसा लेता है, और फिर वो फंसाए हुए पक्षियों को एक एक करके या एक साथ ही उनकी हत्या करके वो मार करके खा जाता है। वही हाल जो है ये जो चुनावी बहेलियां हैं, जो कि इसमें कोई कह रहा है कि वो लैपटॉप ले लो, टैबलेट ले लो, स्मार्टफोन वो ले लो, और ये जो है जो चोरनी है प्रियंका गांधी वो करे कि वो स्कूटी ले लो, वो भी कुछ बांटने वाले हैं अखिलेश महोदय। और इसमें महारत किसको हासिल है? वो जो गद्दार है केजरीवाल, उसी की देखा देखी सब चल रहा है। और ऐसी परिपाटी जो है दक्षिण भारत में भी चलती है, क्योंकि वो लोग भी जो वो वोट खरीदते हैं, डीएमके वाले, एआईएडीएमके वाले। तो ये सब चुनाव बहलियां हैं जो कि वो आवाम को फंसा लेते हैं, उनसे वोट छीन लेते हैं, फिर उनके हितों की हत्या करते हैं बाद में। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। और ये तो सामने है
जैसे योगी महोदय एक हाथ से तो बांट रहे हैं वो लैपटॉप, टैबलेट और वो स्मार्टफोन, लेकिन दूसरी ओर जो है ये कट्टरवादी जो जो तत्व जो है वो धर्म संसद के नाम से इस देश में नफरत ही नहीं, बहुत खतरनाक वक्तव्यों से जो है ऐसे लोगों को शह भी दे रहे हैं। तो ये अवाम को देखने की आवश्यकता है कि आखिर इनके टैबलेट और इनके स्मार्टफोन और जो है लैपटॉप का क्या मतलब है। और उसका एक संदेश ये भी है कि लगता है कि इनको अब बहुत बोलते हैं कि हमने उज्ज्वला दिया, मकान दिया, टॉयलेट दिया, क्या दिया, वो दिया, सड़क बनवाई, हाईवे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया। अपने कामों पर लगता है ये भरोसा नहीं है। और ये मुफ्त बांटने की ये जो है मैंने जो प्रवृत्ति है, काफी वो जो चन्नी है वहां, वो पंजाब वाला मुख्यमंत्री कह रहा कि सारे कर्जा माफ कर देंगे, बिल माफ कर दें। आखिर इसका बोझ जो है वो किस पर पड़ेगा। जैसे ये चोरनी जो है, जो प्रियंका गांधी है, चोरनी इसलिए कहा जा रहा है कि इसने जो है हमारे किसान भारतीय भाई बहनों का, हरियाणा के और राजस्थान के, इन सब ने जमीन हड़पी है। तो चोरनी शब्द से ज्यादा वो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति होनी चाहिए जो उसकी करतूत है। कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब आप कैसे कहते हैं चोरनी। तो मेरे शब्दों पर, मेरे कहने पर उतनी आपत्ति जो है वो न हो करके जो उसकी करतूत है कि उसने जो है उसी ने नहीं बल्कि वो अपने भाई जो है भाई राहुल गांधी के साथ और उसका जो पति है रॉबर्ट वाड्रा के साथ हमारे किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन हरियाणा और राजस्थान में हड़पी हुई है। तो उसको चोरनी ही कहा जाएगा। कोई कहे न कहे, भारतीय जनता का दल डंके की चोट पर उसको चोरनी ही बोलेगा, सरेआम भी बोलेगा। तो वो कहती है कि स्कूटी बांटूंगी। सवाल इस बात का है, स्कूटी वो कहां से बांटेगी? उसके बाप का पैसा है, वो हमारा ही आपका पैसा, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके आज जो है वो हम ही आपको दे रही है, दान दे रही है और दान दे करके वोट छीनना चाहती है। तो इन सारी बातों को देखने की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो है एक हाथ से देंगे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और दूसरे हाथ से नफरत फैलाने वाले संगठनों को शह देंगे। इन्हीं की पार्टी वो कल के वीडियो में भी बताया गया था और वो चीज बार बार बताने की आवश्यकता है कि इन्हीं की पार्टी के वो ब्रजभूषण शरण सिंह वो सीधे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण कर रहा है। तो आवाम इनसे पूछे कि भाई आपके स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप देने का मतलब क्या है? एक हाथ से आप लैपटॉप देना है और दूसरी ओर से आप जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले, मैंने बार बार कहा है कि ये जो इस्लाम आस्था वाले जो तबका है हमारा, ये अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि ये है हमारी दूसरा वो बहुसंख्यक है। अच्छी खासी इसका माने इसका हिस्सा है, उसको वो अपमानित करना। और ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को या बीजेपी में जैसे लोगों को ये बिल्कुल जानना चाहिए कि जो जिन्ना के नाम पर जो ये इस तरह का मुहिम चलाई जा रही है,
अखिलेश यादव को पता नहीं इतिहास का ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, बस शायद उसी इरादे से सोचा होगा। और वो अकेले नहीं सोचता है, काफी इस तरह से सोचते हैं कि यदि माने वो नाम ले लेंगे तो कुछ वोट जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इनको मिल जाएगा। तो इसमें भी हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इसमें दिखानी पड़ेगी कि किसी आतंकवादी का नाम ले लें, कि आतंकवादी से हमदर्दी दिखा दें, कुछ भी कर दें, और जाकिर मूसा नाइक के साथ फोटो खिंचवा लें, कि किसी आतंकवादी और किसी कट्टरवादी के साथ जो है सोनिया गांधी जो है खड़ी हो जाए। तो ऐसे प्रवृत्तियों को जो है वो हतोत्साहित करना होगा। बिल्कुल जिस वक्त जो ये तत्व जो है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब चुनाव आता है तो सोनिया गांधी किसी जो है वो पीएफआई के नेता से या वो लीडर से के साथ वो फोटो खिंचवाती है। केरल में जो कट्टरवादी जो तत्व हैं पांथिक किस्म के, और वो भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, उसके साथ ये फोटो खिंचवाती है सोनिया गांधी। और इस समय दिमाग में रहता है कि इन आतंकवादियों के साथ, कट्टरवादियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे तो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका इनको वोट करेगा। यह भी एक या तो उनके सोच की बलियारी है, या दूसरे शब्दों में ये भी आप कह सकते हैं कि वो हमारे इस तबके को बदनाम करते हैं इस तरह से कि किसी आतंकवादी के साथ, किसी कट्टरवादी के साथ वो फोटो खिंचवाएंगे तो हमारी आवाम जो है वो हमारे माने आदरणीय माने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके प्रति संवेदनशील होंगे, उसको वोट करेंगे। तो वो उनकी जो माने विश्वसनीयता है, जो उनकी देशभक्ति है, उस जज्बे को जो है एक संदेह के घेरे में डालते हैं जो इस तरह के सोनिया गांधी हुए, अखिलेश हुए, इनकी गतिविधियां। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई बदनाम हो वो हो, इनसे यानी कोई मतलब नहीं है। तो एक तो वो है। तो अखिलेश यादव ने वो पता नहीं क्या क्या सोच करके वो जिन्ना का नाम लिया कि जिन्ना ने भी वो आज़ादी दिलाई, क्या दिलाई। लेकिन जो समझने वाली बात है कि इस प्रकरण में गद्दार या देश को तोड़ने वाला वो जिन्ना नहीं है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है। इस चीज को सबको समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ महोदय को भी समझने की जरूरत है और बीजेपी वालों को भी समझने की जरूरत है कि देश को तोड़ने वाले ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू का हाथ। सवाल इस बात का है कि जब तक इनकी गद्दारी को बेनकाब नहीं किया जाएगा तब तक हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, इनका महत्व जो है वो जनता के सामने नहीं आएगा। और जिन्ना साहब की गलती बस यही थी कि जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किया था, और ये बात अब जो है किसी भी अब तो खैर वो बुजुर्ग जो है मैंने नहीं रहे होंगे, लेकिन जो इतिहास के पन्नों में, लेकिन वो इतिहास नहीं जो एनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने लिखा है। और स्रोतों से आपको मिल जाएगा कि जिन्ना साहब ने जब ये गद्दार जो मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरी कांग्रेस को अपने मुट्ठी में लेकर के सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने की साजिश कर रहा था, तो कांग्रेस में कोई बचा नहीं। जबकि पूरी कांग्रेस जो है सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन पूरी उसको मुट्ठी में लेकर के पूरी कांग्रेस जो है पीछे लगा दिया नेहरू के। तो कोई कांग्रेस में बचा नहीं।
तब ये इस तरह का षड्यंत्र देख करके जिन्ना साहब ने भी प्रधानमंत्री पद का दावा किया था, और दावा ही नहीं किया था बल्कि उनके 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 मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को कोई चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई इनको बोंटी भी हुई है, और वो चिट्ठी जो है जो जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को लिखी थी, वह चिट्ठी सार्वजनिक हो गई थी, देश में भी फैल गई थी। तो अवाम में ये चर्चा थी, और वो अवाम लगभग काफी उसका अवाम का काफी अधिकांश जो है हिस्सा, या लगभग हमारी अवाम, भारतीय अवाम, वो इस मत की थी कि यदि देश को बंटने से बचाना है, देश के ऊपर जो विभाजन का जो खतरा है उससे बचाना है, तो जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। ये उसका मानना था। मतलब अवाम जो है जिन्ना साहब को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में थी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और दूसरा ऐतिहासिक तथ्य है कि पूरी कांग्रेस जो है वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को ये मुट्ठी में लेकर के, पूरा दबाव में लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी, और विशेषता इस बात की रही कि वो मोहनदास करमचंद गांधी उस समय कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा दबाव लेकर के देश का बंटवारा किया। तो इसके विषय में कुछ खुलासे जो है पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से किए गए थे, कुछ और भी आप जान लीजिए। तो पाकिस्तान बनने की मांग सबसे पहले 1940 में हुई थी। तो जब से मांग उठी, तब से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी नाटक करने लगा। यही नाटक बोलता था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, पाकिस्तान जो बने तो बनने के पहले हमारे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। इस तरह का नाटक वो अक्सर वो बोलता रहा। जब 1945 में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के 60,000 जवानों में से 28,000 जवान जो है अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए और उसको परास्त करते हुए, किसके लिए? हमारे देश को आजाद कराने के लिए। रंगून से वो कोहिमा तक आ गए थे। तो इसमें जो है 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक शहीद हो गए थे। तो उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत जो है, उनकी प्रेरणा से रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो गई। ये तो जेएनपीसी के लिखे हुए चाटुकार इतिहासकारों ने भी कबूला है कि उसी हमारे आजाद हिंद फौज के जवानों की शहादत और कुर्बानी के कारण जो है रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हो गई। और इसमें जो आर्मी है, जो थल सेना है, जो वायु सेना है, इसमें भी बगावत की सुबुगाहट उठने लगी थी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सेना और पुलिस के ही बूते जो है वो ये अंग्रेजी सरकार जो है इस देश पर हुकूमत कर रही थी। और जब सेना पुलिस ही उसके कंट्रोल में या उसके काबू में नहीं रहेगी, तो कब तक वो शासन वो कर पाएंगे। इसलिए उन सबों ने सोच लिया कि अब जो है भारत में रहना सुरक्षित नहीं है। अब ये एक बाइज्जत सेफ वाकोवर लेकर के अब वो निकल देने में ही भलाई है। तो 1945 में अंग्रेजों ने इसी आधार पर यह फैसला कर लिया कि भारत को छोड़ना है। देखिए, इसमें भी ये जेएनपीसी वाले कितना बड़ा झूठ फैले हुए हैं कि अंग्रेज भागने को मजबूर हुए। वो ये मोहनदास करमचंद गांधी के जो है 1942 वाला जो भारत छोड़ो के कारण। एक बात ये हमेशा ध्यान में रखिए, और ये बराबर इस प्रकरण को यहीं पर थोड़ा सा विराम देकर के, हल्का सा विराम देकर के
ये जो जीएनपीसी वाले हैं, इस देश के सबसे बड़े खतरनाक तो हैं, सबसे बड़े अपराधी तो हैं ही, सबसे बड़े गद्दार भी हैं, सबसे बड़े देश के दुश्मन भी हैं। लेकिन एक उनका एक हथियार जो है बराबर वो काम करता है, झूठ बोलने का और अफवाह फैलाने का। और इससे काफी हमारी जनता जो है, जनता में पूरा माहौल जो है वो प्रभावित होता है। और आपने देखा होगा कि इनके झूठ और अफवाह का, और हर बात पर झूठ बोलते हैं। थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका जो है वो शिकार हो जाता है। लेकिन शायद अब शायद ये सुनने को आ रहा है कि ये भारतीय जनता दल की इस जागृति से मैंने उसके झूठ और अफवाह के शिकार होने से यानी की संख्या शायद कम हो रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जीएनपीसी के झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज में होता रहा है, और अभी भी शायद होता होगा। तो ये बराबर सब झूठ बोलते हैं, और उन्हीं की देखा देखी झूठ जो है दूसरी भी पार्टियां बोलना शुरू कर दी हैं, खास करके ये समाजवादी पार्टी और टीएमसी के लोग। तो अब इन राजनीतिक पार्टियों का झूठ और अफवाह का इस्तेमाल करना बेलगाम चल रहा है। तो अब और इसीलिए हमारे आवाम को फैसला करने में, मूल्यांकन करने में सबसे बड़ी दिक्कत जो है इसी कारण होती है कि हमारे देश में इतने झूठ और इतने अफवाह जो बिल्कुल तैर रहे हैं। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एज ए फ्लैटसम एंड जैटसम, कि फैसला करना, मूल्यांकन करना कि कौन हितैषी है कौन दुश्मन है, दिक्कत हो रही है। तो इसलिए भारतीय जनता दल ने अपने सभी आदरणीय भारतीय आवाम से, अपने सभी भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन किया है कि देश हित में और अपने हित में और अपने भारतीय समाज के हित में एक काम आपको करना है कि इनकी किसी भी बात को सुन जरूर लीजिए, ध्यान मत दीजिए, और ये मान करके कि इनकी सारी बातें झूठ और अफवाह वाली हैं, इसलिए वो कूड़ेदान के लायक ही हैं, उनको कूड़ेदान में डालते जाइए। फिलहाल अभी यही उपाय है। हमारी पूरी भारतीय आवाम, हमारे भारतीय भाई बहन एक काम जरूर करें कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस, समाजवादियों के, बहुजन समाज पार्टी के और बीजेपी के लोग भी जो है वो झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। तो इनकी किसी भी बात को, इनके किसी भी भाषण को, किसी भी प्रचार को ये मानते हुए कि ये कूड़ेदान लायक ही हैं, उनको कूड़ेदान में डालते जाइए। आप सुनिए मत इनकी बात, सारी बातें इनकी झूठ और अफवाह की होती है, और काफी वो शिकार बनाती है। किसकी आप बात मानेंगे बताइए ना? ये योगी आदित्यनाथ की बात मानेंगे, जो कि जिन्ना वो चला रहा है? जबकि योगी आदित्यनाथ को भी मालूम है कि इस देश के लिए खतरनाक जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, न कि जिन्ना। इस तरह से मैंने इन सबों का कहना, मैंने बीजेपी वालों का या योगी आदित्यनाथ का कहना और जिन्ना को जो है वो डिमोनाइज करना या उनको शैतान के रूप में पेश करना, तो सीधा जो है नेहरू की गद्दारियों को छिपाना, और हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी हैं, उनके खिलाफ जो है वो सरासर अन्याय है। जिन्ना को डिमोनाइज करने का मतलब यह है, जिसको फिर बड़े गौर से सुनिए आप लोग, जिन्ना को डिमोनाइज माने उसको शैतान के रूप में पेश करने का मतलब है कि देश का सबसे बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को छिपाना,
देश के सबसे बड़े गद्दार जवाहरलाल नेहरू को छिपाने का मतलब है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महत्व को ढक के रखना, उनके साथ नाइंसाफी। तो ये इस तरह की जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, इस प्रकार की जितने भी हमारे वो देशभक्त हैं और जो अमर शहीद है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, जाने दी, जो है उनके महत्व को या उनके साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यदि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पापों को ढका जाता है, जो कि आदित्यनाथ जैसे और बीजेपी जैसे लोग जो है नेहरू की गद्दारियों को छिपा करके हमारे अमर शहीदों के महत्व को ढक रहे हैं और उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ये अपराध कर रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ। प्रश्न जिन्ना का है ही नहीं, प्रश्न जिन्ना का नहीं, जिन्ना तो एक बहाना है। जिन्ना के बहाने इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा भारतद्रोही जवाहरलाल नेहरू के पापों को ढक करके हमारे जो देशभक्त हैं उनके साथ नाइंसाफी की महत्व जो है, हम इस देश में महत्व होना चाहिए, महत्व होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस का, न कि इसे गद्दार नेहरू का। इस देश में महत्व होना चाहिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, न कि गद्दार नेहरू का या गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी का। जरूरत इस बात की है। तो जिन्ना को मुहरा बनाने वाले और ये बात तो स्पष्ट भी हो गई है कि देश को बांटने वाले यही दोनों हैं। और इन सबों ने कितनी बड़ी साजिश की, जरा सोचिए। पूरा देश चाह रहा था जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना, कांग्रेस चाह रही थी पटेल को प्रधानमंत्री बनाना। इन समूह ने माउंटबेटन से मिल करके इतनी बड़ी साजिश की, देश को बांटा और देश बांटने में हमारे 25 से 30 लाख लोग जो है वो हलाक हुए हैं, उनकी जाने गई हैं। 3 करोड़ से ऊपर जो है वो घर उजड़े हैं। उसको इन समूह ने नाम दे दिया आजादी का। तो हर तरह से ये अवशाप है दोनों के दोनों। तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय से बस मात्र इतना ही वो कहना चाहता है कि जिन्ना को ढाल बना करके जो नेहरू के पापों को छिपाया जा रहा है, उससे हमारे ये जो अमर शहीद हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अशफाक उल्लाह इत्यादि जो है, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की जा रही है योगी आदित्यनाथ मंडली के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। तो कहा जा रहा था कि जो है 1940 में पहली बार वो पाकिस्तान बनने की मांग हुई। तब से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी नाटक करने लगा, पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, लाश बनेगा। और 1945 में अंग्रेजों ने फैसला कर लिया कि अब हमको भारत से जाना है, लेकिन बाइज्जत जाना है। और उसके कारणों पर मैंने अभी बताया है कि वो आज़ाद हिंद फौज के जो जवान शहीद हुए थे, उन्हीं की प्रेरणा से जो बगावत हो गई थी रिन वगैरह में, सेना में भी बगावत की सुगबुगाहट उठने लगी थी। तो अंग्रेजों ने फैसला किया और उस पर भी जीएन वालों ने अपने इतिहासकारों के माध्यम से झूठ बोला है कि वो जो गांधी के जो 1942 वाला जो भारत छोड़ो वाला, उसके कारण और या ये गांधी के जो है डंडी और उसके लकड़ी लाठी, तमाम गाना वाना भी सबने बना दिया ना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। बताइए इतना झूठ तमाम बच्चों के दिमागों में, किताबों में। अरे सब माने किस कदर इस देश के दुश्मन हैं। तो ये भी झूठ सामने आ रहा है
कि वो मजबूर हुए हमारे आज़ाद हिंद फौज के कारण, और जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण वो मजबूर हुए। और इस बात को वो जो उसमें मैंने जिसमें अंग्रेज गए तो उसमें ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, उसने भी कबूला है। तो सच्चाई यही है। तो खैर ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन जिस पर फोकस करना है कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस समय क्या क्या गद्दारियां की और कैसे कैसे देश बंटवाया, इसका थोड़ा सा नमूना आपको बताना जरूरी है। तो जब इस दुगड़ी मतलब कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को मालूम हुआ कि अंग्रेज जाने वाले हैं, इसको इन सबों ने फट से सूंघ लिया। अब ये इस जुगत में लग गए कि जब सत्ता का हस्तांतरण हो तो सत्ता सिर्फ नेहरू को मिले। यही सारी खुराफात की जड़ है। सत्ता का हस्तांतरण हो, और 15 अगस्त जो है वो आजादी का दिन है भी नहीं। देखिए यही तो रोना है कि वो आजादी के दिन नहीं है। ये मोदी भी जानते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के पापों को ढकने के लिए फिर उसी को आज 8 साल से मना रहे हैं। हमारा आजादी का दिन जो है वास्तुतः जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को वो अंडमान निकोबार में की थी, वो हमारे आजादी का दिवस है। और इस बात को मोदी महोदय ने भी कबूला है, लेकिन कबूल करके बड़ी सफाई से पीछे हट गए। खैर अब ये उस पर डिस्कशन किया जाएगा तो विषय जो है वो भटक जाएगा। तो इस समय को मालूम पड़ गया कि अंग्रेज जाने वाले हैं। और अच्छा ये भी बताना जरूरी है कि 15 अगस्त को जो रिकॉर्ड बोलते हैं नेशनल आर्काइव वगैरह से निकाल करके कोई भी देख सकता है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण है, वो भी डोमिनियन स्टेटस के रूप में। आजादी तो है ही नहीं, ये भी झूठ है। सारा झूठ का अंबार पूरे देश में जो है वो फैलाया गया है इन गद्दार जेएनपीसी वालों के द्वारा। और अरे जब देश पूरी सच्चाई जानेगा ना, तो ये उसको सोच करके उसका दिमाग वो चकरा जाएगा कि ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी किस स्तर के खतरनाक और इस देश के दुश्मन और गद्दार थे। तो जब मालूम पड़ा इनको, तो ये हुआ कि 1946 में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनने को था, और उस अंतरिम मंत्रिमंडल का एक प्रधानमंत्री बनने को था, यानी इंटरिम कैबिनेट का एक प्राइम मिनिस्टर। तो इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता था जो कि कांग्रेस अध्यक्ष होता। अब बात फंस गई। कांग्रेस का अध्यक्ष तो उसमें जो है मौलाना आजाद थे। तो फटाफट जो है इसने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने मौलाना आजाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद का इस्तीफा ले लिया, उनसे त्यागपत्र ले लिया। ये सारे तथ्य हैं। ये सारे तथ्य जो है जेएनपीसी की चाटुकार इतिहासकारों से नहीं मिलता है, कुछ और कुछ और वो यानी स्रोतों से मिलता है। तो इसने तुरंत जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद से इस गांधी ने इस्तीफा ले लिया। और तथ्य तो ये भी सामने है। मैंने तरह तरह की जो उनकी आत्मकथाएं हैं, हालांकि उतना विषय हम वो रखने के पक्ष में नहीं है। इसने दबाव भी डाला था मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने दबाव डाला था कि तुम सार्वजनिक एक वक्तव्य दो नेहरू के पक्ष में। तो खैर उन्होंने शायद वक्तव्य तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने चूंकि माने इस तरह की उसमें राजनीति थी और उसकी पकड़ भी थी, मोहनदास करमचंद गांधी की पकड़ भी थी कांग्रेस के ऊपर। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा दे दिया तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की बात आ गई।
तो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव जो है, जो उसमें कांग्रेस का संविधान था, उस कांग्रेस के संविधान के अनुसार इसके लिए प्रांतीय इकाइयां जो है उसको प्रस्तावित करती थी। तो 15 जो है कांग्रेस की प्रांतीय इकाइयों में से 12 ने समर्थन किया था सरदार पटेल के पक्ष में, और 3 में से कोई कहते हैं कि 2 ने जो है वो सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को किया, एक ने जेबी कृपलानी को किया, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि एक ने सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को किया, और एक ने जो है और 2 ने जो है वो जेबी कृपलानी के पक्ष में, लेकिन 12 ने किया था सरदार पटेल के पक्ष में। अब यहीं से जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी यहीं से शुरू हो जाती है। तो इसने जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया से और जेबी कृपलानी से इस्तीफा ले लिया नेहरू के पक्ष में। लेकिन इनसे जो है सरदार पटेल से वो नहीं ले पाया था। तो उसने क्या किया कि जो कि आजकल ये भी करते हैं, बिल्कुल प्रिंटेड छपा छपाया लिखा लिखाया सिर्फ दस्तखत करने को बाकी रहता है कि मैं सरदार पटेल नेहरू के पक्ष में या नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पक्ष में मैं इस्तीफा देता हूं। सरदार पटेल बिल्कुल लिखा लिखाया इसने जो है वो तैयार करवा लिया। तो अब जो कांग्रेस की कार्य समिति में और इसलिए कि फाइनल डिसीजन जो है वो जो कांग्रेस की कार्य समिति ही लेती है। तो प्रांतीय इकाइयों का जो प्रस्ताव जब प्रस्तुत हुआ कांग्रेस की कार्य समिति में, तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो नेहरू को कहता है कि भाई नेहरू, पंडित जी आपके पक्ष में तो कोई नहीं है। तो ये सर झुका करके चुप रहता है। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चुप रहता है, मतलब उसने उसको उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को इसी ने सिखाया पढ़ाया था कि जब मैं ये सवाल करूं तो तुम चुप रहना, नहीं तो थोड़ी भी गैरत होती इसमें गद्दार जवाहरलाल नेहरू में। तो वही कहता है कि जब कांग्रेस सरदार पटेल के पक्ष में है तो उनको बनने दीजिए। तो चुप रहा ये, और तो फिर वो वही लिखा लिखाया वो जो पन्ना जो है इनके आगे बढ़ा दिया सरदार पटेल के आगे। तब उनको अब जो है पता नहीं किस दबाव में उनको दस्तखत करना पड़ा कि सरदार पटेल जो है वो नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश किया। अब जरा देखिए कि जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है, एक भी कांग्रेस कोई ये तर्क दे सकता है कि करे कि भाई वो यानी मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़कर के कौन कांग्रेसी था? यानी मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा, सब महात्मा बोलते हैं। अरे कैसा महात्मा जो कि इतनी बड़ी गद्दारी करता हो, देश को बंटवाता हो, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाता हो, और जो है और 3 करोड़ घर को वो उजड़वाता हो, वो महात्मा है। तो वो इस तरह के सब तरह देते हैं कि गांधी एक और पूरी कांग्रेस एक और, लेकिन फिर भी जो है वो पल्ला भारी रहेगा गांधी का। ठीक है, अब आपका ऐसा तर्क है कि भाई कि गांधी एक और पूरी कांग्रेस एक और, फिर भी पल्ला भारी रहेगा कांग्रेस का। लेकिन जो शख्स जो है कांग्रेस का सदस्य ही नहीं है, तो यदि कांग्रेस का सदस्य होता तब ये तर्क चलता कि भाई वो गांधी महोदय एक और वो एक और। तो कहने का मतलब है कि एक भी कांग्रेसी
इस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। तो इसके पक्ष में सिर्फ दो ही थे, एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा माउंटबेटन। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटेन से साउंड हुआ था, मैंने उसको ये इस तरह का मैंने संदेश मिला था कि नेहरू को ही सत्ता दिलाने या नेहरू को ही प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सारा कुछ जो है वो इंतजाम करो, जुगाड़ करो। तो अब जो है शायद 3 जुलाई या 3 जून को तो खैर वो पास हुआ था, शायद 3 जुलाई की बात हो रही है। तो 3 जुलाई को ये माउंटबेटन प्लान हुआ कि भाई अब देश को बांटना है। तो देश को बांटने की बात यहां से आई कि अब तो ये सबको ठिकाने लगा दिया। सीता वीर जो है सीता वीर मैया, पट्टा वीर मैया को ठिकाने लगा दिया, और जो है वो जेबी कृपलानी को भी, सरदार पटेल के पक्ष में जिसके पक्ष में पूरी कांग्रेस थी, उनको भी ठिकाने लगा दिया और इनके लिए रास्ता बना दिया नेहरू को, मैंने गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन एक जो कि कांग्रेस में नहीं था और उसने जो है प्रधानमंत्री पद का दावा किया था, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। यह कैसे वो ठिकाने लगेगा? तो इन सबों ने, इन तीनों तिगड़ी माने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन, कि अब ये ठिकाने ऐसे ही वो लग सकता है कि उसको सत्ता की लालच की इस देश को बांटा जाए, बांट करके एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल करके उसके मुंह को बंद किया जाए। यहीं पर सबसे बड़ी गलती है जिन्ना साहब की, जो जिन्ना साहब भारत के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा कर रहे थे, वह एक भारत के टुकड़े पर कैसे शांत हो गए? तो आई थिंक, मैं सोचता हूं कि यह सबसे बड़ी उनकी भूल थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था। इसी के बूते तो जो है इन सबों ने इन्हीं सबों ने सत्ता हत्याई, इन्हीं सबों ने जो है वो देश को भी बांटा और इतने लोगों को मरवाए और इतने लोगों के घर उजाड़े। पूरा इल्जाम जो है इसी कारण जो है, यदि वो भारत के किसी टुकड़े पर शांत न होते तो नजारा कुछ और होता। तो इसके बाद जो है, अब जब विभाजन की बात आई तो 3 जुलाई के आसपास, अब यानी एग्जैक्ट डेट हमको नहीं मालूम है कि आसपास जो है यानी विभाजन का वो फाइनल हो गया कि भाई देश को बांटना है, एक टुकड़ा उसके मुंह में डालना है, शांत करना है, तभी इसके लिए रास्ता वो बन सकता है। तो जब देश विभाजन का प्लान, उसी योजना जो फाइनल हो गई, तो अब ये गांधी का नंबर आया कि भाई जो ये देश बांटने का प्लान फाइनल हो रहा है, और तुम बराबर कर रहे हो कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, देश मेरी लाश पे बटेगा, तुम बोल रहे हो। और उधर साथ जो है वो प्लान जो है इसी के हिसाब से, इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की मिली भगत से माउंटबेटन और ये नेहरू जो है देश बांटने का प्लान फाइनल कर रहे थे। और जो है दूसरी ओर ये इसकी रट नहीं खत्म हो रही थी कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, इसमें पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, पाकिस्तान बनने के पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना चल ही रहा था। तो जब वो प्लान फाइनल हो गया और एक सार्वजनिक वक्तव्य देना था इन दोनों को, नेहरू को और माउंटबेटन को, तो लोगों ने पूछा कि भाई जो आप बोलते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, क्या हुआ उसका?
ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का उस समय के वक्तव्य लोग कोई भी पढ़ सकता है। वो ऐसे बोल रहा था कि भाई जब लोग ही चाहते हैं तो लोगों की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता और जन आकांक्षाओं के आगे मैं नतमस्तक होता हूं। मतलब देश बांटने का इल्जाम जो है जनता के ऊपर ही वो ठिकरा जनता के ऊपर डाल दिया। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि ये जेएनपीसी जो है देश तो इसी ने बांटा, लेकिन वो तरह तरह से जानते हैं। देखिए, झूठ बोलने वालों का एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो हर मौके पर बदल करके वो झूठी बोलते हैं। कभी कहते हैं कि ये 2 नेशन थियरी आरएसएस वालों का है, 2 नेशन थियरी जो है वो सावरकर ने दिया है, 2 नेशन थियरी जो है वो मुस्लिम लीग ने दिया है, फिर वो जिन्ना साहब तमाम। लेकिन देश को बांटने वाले यही थे। तो अंत में ये गांधी जो है देश की जनता पर ही वो ठिकरा फोड़ दिया इसने। तो इस कदर ये गद्दार था। जबकि उस समय हमारी जो वो माने कांग्रेस की नेता थी अरुणा आसिफ अली, और जिसमें कि ट्रायल चल रहा था, इसमें मुकदमा चल रहा था हमारा आज़ाद हिंद फौज के ऊपर। और उस आज़ाद हिंद फौज में माने जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेना उपाध्यक्ष थे, माने लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो तीनों हमारे जो तबके होते हैं, माने हिंदू सनातन के और इस्लाम आस्था के, हिंदू सनातन आस्था के और इस्लाम आस्था के और हमारे मैंने सिख आस्था के, तीनों तबके से वो जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसमें तीनों उपाध्यक्ष, तीनों लेफ्टिनेंट जनरल वो थे। इनके ऊपर भी जब मुकदमे की बात आई तो देश पूरा उबल गया और पूरी एकता की लहर जो है पूरे देश में आ गई थी। इसी बात का उल्लेख करते हुए जो है अरुणा आसिफ अली कह रहे थे कि जब इतनी बड़ी एकता देश में है तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है देश बंटने के खिलाफ अभियान चलाएं और देश को किसी हालत में बंटने न दें। तो कुछ एपिसोड में बताया गया कि बहुत उन्होंने वो पत्राचार किया, और फिर भी हम बताएंगे, आगे बताया जाएगा। उसको भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अरुणा आसिफ अली के उस प्रस्ताव को नकार दिया कि देश किसी हालत में न बटे। तो ये बहुत ऊंचे वो दर्जे का वो मैंने ये गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो जेएनपीसी वालों ने उसको जो है अपनी रक्षा के लिए, अपनी शील्ड के लिए उसको महात्मा गांधी और सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी, यही नहीं और हमारे मोदी महोदय भी उसी के फुट स्टेप्स में, उसी के पद चिन्हों में इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को पूजा कर रहे हैं। उनकी पूजा करने का मतलब है हमारे सुभाष चंद्र बोस का अपमान, सीधा मैं कहता हूं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप जो है भारतीयता के आधार पर एक होइए और खास करके इतना आप आश्वस्त रहे कि यदि भारतीय जनता दल का शासन आता है तो जितने भी ये नफरत वो फैलाने वाले हैं, चाहे वो आपका ये जो है वो यानी धर्म संसद वाले हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे और भी कट्टरपंथियों को, उनको कुचलना जानता है भारतीय जनता दल, कुचलना जानता है। इसे नफरत की जो साजिश है उसको भी कुचलना जानता है भारतीय जनता दल। जिनको ये राजनीतिक पार्टियां पालती हैं उनको कुचलना जानता है। अभी फिलहाल आप भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो इनके मंसूबों को कुचलिए, इनको जो है वो नष्ट में नाबूद करिए। ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, कुछ और भी बातें करनी और ढेर सारी बातें करनी है। और आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा, जैसे भी आऊँगा, तो थोड़ी साधन की बात है, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो आप लोग जो है भारतीयता के जज्बे से उसके आधार पर एक करके जो है इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए बिल्कुल अडिग कटिबद्ध होइए और उसको साकार करके दिखाइए। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए
नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।